जय हिंद दोस्तों, मैं वीर स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वीर सर जीएस वाले में। मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस चैनल पर सभी विषय चलेंगे। धीरे धीरे जो टीचर्स हैं वो आ रहे हैं और अपनी अपनी कक्षाओं को शुरू कर रहे हैं। भूगोल की कक्षा मैं आपको दे ही रहा हूँ, यानी जीएस की कक्षा मैं आपको दे ही रहा हूँ। इसके साथ ही विकास सर आपको गणित का कक्षा दे रहे हैं, एक दो दिन में रीजनिंग भी देने लग जाएंगे विकास सर। और इसके अलावा हमसे ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इससे पहले हमने अभी आपने देखा क्या, साइंस का वीडियो मैंने अपलोड किया है। जो साइंस वाले टीचर हैं उनका नाम है रंजीत कुमार गुप्ता। अपने साइंस के क्षेत्र में बेहतरीन टीचर हैं। उनका कई वर्षों का पढ़ाने का अनुभव है। हाँ, बस वो कैमरे के सामने कभी नहीं आए। आज पहली बार उनको कैमरे के सामने किया गया है, कैमरे के सामने आकर के बोले हैं। उन्हें भी अच्छा लगा, बोल करके हमें भी अच्छा लगा आपको विज्ञान पढ़ने का अवसर देकर। तो मेरे प्यारे मित्रों, हालांकि उनका जो वीडियो था वो केवल 5-7 मिनट का वीडियो है। उसमें केवल इंट्रोडक्शन वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया है विज्ञान के बारे में, विज्ञान की शाखाओं के बारे में, यानी भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के बारे में। उनकी कक्षाएं नियमित रूप से कल से चलेंगी। बाकी उनका बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका कैसा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, है ना। तो मेरे प्यारे मित्रों, आगे बढ़ने से पहले एक बार बोल ही देते हैं, यदि अभी तक आप लोग जो भी भाई बहन देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूरतमंद लोगों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, उन तक पहुँचाइएगा। ठीक है, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं। भूगोल विषय के तहत हम बता रहे हैं आपको भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। और अवस्थिति एवं विस्तार में मैंने कल आपको एक वीडियो दिया जिसके कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, मैं यहाँ पर उसको करवा लूँगा अभी, है ना। लेकिन मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक ही वीडियो में इसलिए नहीं समेटा कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। बहुत सारे बच्चों के अंदर नीरसता आने लग जाती है, वीडियो लंबा खिंच जाता है। तो इसलिए मैंने छोटा छोटा वीडियो बनाने का प्रयास किया है और छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से ही आपको सारा कुछ बताऊंगा। और हाँ, मैपिंग जाकर कराऊंगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैप पर ही समेट दिया जाए। और जो मैं बोलूँगा उसको आप नोट कर लीजिएगा। जो मैं लिखूँगा यहाँ पर मैं थोड़ा सा हट जाऊँगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसा कि शेख नूरी जी ने कमेंट किया है कि सर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दिया करिए, तो हम ज़रूर आपकी मांग को पूरा करेंगे। जैसे में जो कुछ भी रहेगा उसके लिए फिर थोड़ा सा हट जाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं अभी हट रहा हूँ, अगर इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका भी ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा करते हैं ना। देखिए, अवस्थिति एवं विस्तार के अंतर्गत कल मैंने आपको थोड़ा सा 2 मिनट लेंगे रिकैप करने के लिए। भारत की अवस्थिति और विस्तार के बारे में बताया। अवस्थिति कहाँ भैया? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। विस्तार क्या था? अच्छा, विस्तार भी जो था वो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार 2 था। तभी तो हम इसको बता पाए भैया कि हमारा जो भारत है वह किस गोलार्ध में है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो अक्षांशीय विस्तार कितना था भाई? 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतरी विस्तार 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ओके, इसके बाद मैंने पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिण बिंदु के बारे में चर्चा किया था। उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, इसके बारे में चर्चा किया था। उत्तर से दक्षिण लंबाई है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 32 से 14 किलोमीटर। और पश्चिम से पूर्व या पूरब से पश्चिम लंबाई है 29 से 33 किलोमीटर। ऐसे में है 32 से 14 और ऐसे में है 29 से 33 किलोमीटर, है ना। इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा कर लिए थे। इसके अलावा कर्क रेखा के बारे में चर्चा किया गया था कि भाई कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है। तो मैं बताया था 8 राज्यों से, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 8 राज्यों से गुजर रहा था आपका कर्क रेखा। और कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? राजस्थान में है। ओके, इसके अलावा हमने देखा था जो हमारा कर्क रेखा था भारत के लगभग बीचों बीच से जाता है। तो कह सकते हैं कि भारत को 2 भाग में डिवाइड भी कर देता है। ओके, इसके अलावा हमने देखा था जो सबसे पूर्वी बिंदु है और सबसे पश्चिमी बिंदु है, इसके बीच
कितने का डिफरेंस है, कितने समय का डिफरेंस है, तो मैंने बताया था 2 घंटे का समय का डिफरेंस है। कितने का? 2 घंटे के समय का डिफरेंस है, अंतर है। कैसे भाई? हमने देखा था अगर 68 से आप 97 तक जाएंगे, 97-25 तक जाएंगे तो आपको लगभग 30 देशांतर मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा? लगभग 30 देशांतर मिलेगा। और मैंने आपको कल बताया था कि एक देशांतर पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो भैया 30 डिग्री देशांतर पार करने में कितना लगेगा? 30 × 4 यानी कि 120 मिनट, और 120 मिनट मतलब 2 घंटा। तो भैया पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बीच कितने घंटे का अंतर? 2 घंटे का अंतर, ये भी हो गया। अब इसके बाद आज हम लोग समझेंगे, अच्छा ये भी बताया था कि जो मानक समय रेखा है उसे क्या कहते हैं भाई? वो किसको माना गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को। और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को ही क्या माना गया है? क्योंकि यह सबसे बीच से गुजरती है। यह ऐसी देशांतर रेखा है जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बात समझ पा रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा ये भी 5 राज्य से गुजरती है, ये भी आपको बताया गया था। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, नीचे फिर क्या भाई? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, इन 5 राज्यों से गुजरता है हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर या मानक समय रेखा। मानक समय रेखा को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आज समझते हैं चीज़ों को, जो छूटा हुआ चीज़ है ना। ध्यान दीजिएगा, मैंने क्षेत्रफल बड़ी समान से जो बातें हैं उस पर चर्चा नहीं किया था। जैसे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है भाई? तो भारत का क्षेत्रफल देखिए 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर या फिर वर्ग किलोमीटर है ना। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर मोटा मोटा हिसाब याद रखना चाहते हैं तो ध्यान रख लीजिए कि 32 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का क्षेत्रफल है। ऐसे मोटा मोटा बात याद रखिए। देखिए जो शुरुआत कर रहे हैं उनको केवल 32 लाख वर्ग किलोमीटर का ध्यान रखना है, लेकिन जो पढ़ चुके हैं वो पूरा ध्यान रखेंगे कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। चूंकि जो संख्या है ना उनको याद करने में थोड़ी सी बहुत समस्याएं आती है, तो कोई बात नहीं यार, याद हो जाएगा ना। तो 1-2 बार देख लेंगे, याद हो जाएगा। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्या भाई भारत का क्षेत्रफल है। दूसरे पॉइंट, अगर भैया इतना क्षेत्रफल है भारत का, तो जरा बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान रखता है भारत? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कौन सा बड़ा देश है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है भैया। विश्व का कौन सा बड़ा देश है? 7वां बड़ा देश है हमारा भारत। विश्व का 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। भैया क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया? ये पूरा एरिया जितना है ना, इतना बड़ा एरिया है हमारा भारत, पूरे देश में 7वां स्थान रखता है क्षेत्रफल में। क्लियर? लेकिन जनसंख्या में देखिए यही आगे बात कर रहा है कि जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश है हमारा भारत। यानी भले क्षेत्रफल में 7वां बड़ा देश है लेकिन जनसंख्या में दूसरे नंबर पर, यानी भारत में बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, आप ये कह सकते हैं, है ना। और अभी तो जनगणना, जैसे कि हम आपको पता है कि हमारे यहाँ हर 10 साल पर जनगणना होती है। पिछली बार 2011 में हुआ था, 2021 में हो रहा था, हालांकि 2021 में नहीं हो पाया लॉकडाउन की वजह से, इसलिए 2022 के सितंबर में हो रहा था। सितंबर से होना चालू हुआ है। जब इसकी रिपोर्ट आएगी तो 150 करोड़ की जनसंख्या पार कर जाएगी हमारी भारत, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि भारत में जन्म दर बहुत ज़्यादा है ना। अगर आप ही देखें तो भाई है तो 7वां बड़ा देश, लेकिन जनसंख्या के मामले में दूसरा है ना। थोड़ा सा एक बात ये ध्यान रखिएगा, अगर यह 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो उससे पहले 6 बड़े देश कौन से हैं? तो उससे पहले 6 बड़े देश को याद रखिएगा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है, फिर कनाडा, फिर चाइना, फिर अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद 7वें नंबर पर आता है आपका भारत। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कहते तो जनसंख्या की दृष्टि से चीन पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर क्या है भाई? भारत। पहले नंबर पर चाइना, दूसरे नंबर पर भारत है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें नंबर पर भारत है। तो बड़ा सबसे कौन है? रूस, दूसरे पर कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। इस प्रकार से हम कह सकते हैं। क्लियर? तो भैया भारत का क्षेत्रफल हुआ, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान और जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान हमने देख लिया।
अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर। कह रहा है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, है ना, ईस्ट का मतलब पूर्वी, हमने बताया था अगर ईस्ट या वेस्ट है तो देशांतर ही होगा, है ना, यानी देशांतर ईस्ट या वेस्ट की नाम ले तो समझ जाएगा देशांतर होगा। और नॉर्थ और साउथ यानी उत्तर और दक्षिण का नाम ले, इसका मतलब है अक्षांश होगा। ठीक है, अक्षांश केवल उत्तरी दक्षिणी होते हैं, देशांतर केवल पूर्वी पश्चिमी होते हैं। क्लियर? अगर ई लिखा है तो ई का मतलब हो जाएगा पूर्वी देशांतर। ठीक, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। क्या माना गया भैया? भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। हमने यही बताया था ना भाई, इसका चर्चा हमने कल भी किया था कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। और ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है भारत के बीचों बीच से गुजरने वाली देशांतर है ना, यानी कि इस देशांतर पर जो समय होगा वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। अगर इस पर 4 बजेगा तो कश्मीर में भी 4 बजेगा, गुजरात में भी 4 बजेगा और अरुणाचल प्रदेश में भी 4 बजेगा। अगर यहाँ पर 1:30 हो रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में भी 1:30 होगा, कन्याकुमारी में भी 1:30 होगा, या लद्दाख में भी क्या होगा 1:30 होगा, और गुजरात में भी 1:30 होगा। यानी कि जो भी समय इस देशांतर पर होगा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर होगा, वही पूरे भारत का समय माना जाएगा। क्लियर? आइए आगे बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। देखिए, मैप हमने जानबूझकर बनाया, मैप के माध्यम से समझना चीज़ें आसान रहती है। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, जो आपका भारतीय मानक समय रेखा है ना, जो भारतीय मानक समय रेखा कई बार पूछता है कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश में भैया इलाहाबाद से गुजरती है। कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद में एक स्थान है नैनी। क्या भैया? इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। अगर इलाहाबाद का नैनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो एक और ऑप्शन ध्यान रखिएगा, मिर्ज़ापुर। क्या भैया? मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद का नैनी और मिर्ज़ापुर एक मतलब कह सकते हैं कि आसपास ही है ना, यानी जो ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर गुजरता है इसके नज़दीक ही, सबसे नज़दीक तो नैनी है। अगर नैनी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो मिर्ज़ापुर जरूर रहेगा, ध्यान रखिएगा। हाँ, यही मिर्ज़ापुर है ना, बिल्कुल। ये हो गया। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर से, भारतीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट, 5.5 घंटा कुछ प्रकार से भी कहीं कहीं लिखा रहता है 5 घंटा 30 मिनट के रूप में, 5.5 घंटा आगे है। ध्यान दीजिएगा, मैं थोड़ा सा ही ग्लोब के माध्यम समझाने का प्रयास करूंगा। इसको जरा मिटाऊं तो इसी में बना देते हैं ना, इसको मिटा रहे हैं और इसी में बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, ये मान लेते हमारा ग्लोब है। ठीक, बीच में क्या है? 0 डिग्री अक्षांश, और ये क्या है? 0 डिग्री देशांतर। अब आपको पता है जो 0 डिग्री देशांतर है यहाँ पर है, और हमारा जो भारत की अवस्थिति है यहाँ पे है ना। और आपको पता है जो भारत का मानक समय रेखा है कितना भाई? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। तो जरा बताओ, इधर क्या है? पूरब, इधर क्या है? पश्चिम। अब जरा हमको ये बताइए, सूर्य का जो किरण है पहले किस दिशा में पड़ता है? आप कहेंगे पूरब में पड़ता है। कहाँ गए भैया? पूरब में पड़ता है। जब भैया सबसे पहले पूरब में पड़ता है तो जो रोशनी होगी सबसे पहले 82.5 पर पड़ेगा या फिर 0 डिग्री पर पड़ेगा? तो आपका उत्तर को भैया 82.5 तो पहले है, तो सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? 82.5 पर पड़ेगा, उसके बाद जाकर के 0 डिग्री पर पड़ेगा। ठीक, अब कहेंगे भैया कि 5.5 घंटे का अंतर कैसे हो गया? कैसे आपको पता चला? ऐसे अगर किसी भी कोई भी देशांतर दे रहा है, कोई कुछ भी दे दे, आप आराम से कर सकते हैं ना। बस ध्यान से सुन लीजिएगा, समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट समझ गए, ट्रिक की ऐसी तैसी कर देंगे आप, है ना। ध्यान दीजिए, तो इधर ध्यान दीजिए। अगर मैं 0 यहाँ से पूरा कितना देशांतर गुजर रहा है भाई? 82.5 डिग्री देशांतर। आपको पता है एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है भाई? अरे बोलो, आप कहेंगे पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। ठीक, यानी अगर मैं कहूँ 1/2 यानी आधा देशांतर घूमने में कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 2 मिनट का समय लगेगा, है ना। तो पहले मैं 82.5 नहीं, मोटा मोटा ही सब 82 से गुणा कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं ना। ठीक, तो मैं कहूँगा अगर 82 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा, तो आप कहेंगे 4 गुणे कितना कर लीजिए भैया? 82 कर लीजिए, आपको मिल जाएगा 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, यानी 328 मिनट हो गया। तो ये तो केवल 82 डिग्री का है, आधा डिग्री ये भी है ना, आधा डिग्री मतलब 2 मिनट, यानी आधा डिग्री को पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा? 2 मिनट और लगेगा। तो कुल कितने मिनट हो जाएंगे भैया? 328 में 2 जोड़ देंगे, 330 मिनट। और जब भी आप 330 मिनट को
घंटे में तब्दील करेंगे तो आपको 5 घंटा 30 मिनट मिलेगा। कितना? यानी कि 5.5 घंटा, 5 से 1/2 घंटा ये समय आपको मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अंतर तो आपको पता होगा 5.5 घंटे का अंतर है, आगे है या पीछे, यही आपको पता करना था। आगे के अब भैया अब तो आपको पता चल गया कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है वह 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है, क्योंकि जो हमारा जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में है ना, 0 डिग्री तो भैया न्यूट्रल हो जाएगा, है ना। इससे पहले हमारा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इससे पहले पड़ जा रहा है और अंतर हमने देख लिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि जो हमारा भारतीय मानक समय रेखा है 0 डिग्री देशांतर से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, देखिए मैं ज़्यादा समझाने का प्रयास तो नहीं कर रहा हूँ, है ना। क्या आप समझ पा रहे हैं एक बार समझाने में? जैसा भी होगा वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी विचारों को जरूर लिखा करिए। हम सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, सारे कमेंट का उत्तर देंगे। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं तटीय राज्यों की। किसकी भैया? तटीय राज्यों की, है ना। थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं उसके बाद, है ना। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं भाई, है ना। जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते ले सकते हैं, फिर आगे मैं बढ़ूँ। चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, है ना। आगे इसी में इंक्लूड कर देते हैं तटीय राज्य। अगर मैं बात करूँ कि भारत के कुल कितने तटीय राज्य हैं, तो भारत के कुल 9 राज्य तट से लगे हैं। तट क्या होता है? यानी सागर, भारत का वह हिस्सा जो सागर या महासागर से या पानी से लगा हो, है ना। ठीक है, तो भारत के कितने राज्य हैं जो तट से लगे हैं? तो 9 राज्य हैं। अगर वैसे से मोटा मोटा मैं हिसाब में पूछ लूँ कि भारत के कितने राज्य वर्तमान में, तो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ध्यान रखिएगा, समान तो सभी को पता होगा, मैं ये तो आम बात है ना। भारत के कुल कितने राज्य तट से लगे हैं? 9 राज्य तट से लगे हैं। आप कहेंगे भैया कौन कौन से राज्य हैं जो तट से लगे हैं? आइए उस पर चर्चा करते हैं ना। ध्यान दीजिए, दूसरा वाला मार्कर किधर गया? नीला वाला इधर है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या भाई? यहाँ पे है गुजरात। उसके बाद क्या भाई? यहाँ पे महाराष्ट्र। ठीक है, यानी महाराष्ट्र आता है इस प्रकार से, और यहाँ पे छोटा सा क्या भाई? ये क्या है? गोवा। ठीक है, और यहीं से यहाँ से ये पूरा क्षेत्र जो बड़ा वाला है इसको क्या कहते हैं? कर्नाटक। देखिए, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, और तीसरा क्या भाई? यहाँ से यहाँ तक ये अगला है केरल। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ठीक, इधर तक क्या भाई? ये पूरा तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु। फिर उसके ऊपर क्या भाई? पूरा आंध्र प्रदेश। क्या भाई? आंध्र प्रदेश। उसके ऊपर क्या भाई? ओडिशा है, और उसके ऊपर थोड़ा सा लगता है क्या भाई? पश्चिम बंगाल लगता है। क्या लगता है भाई? पश्चिम बंगाल लगता है। ध्यान दीजिए, भारत के कुल कितने राज्य तट से लगे हैं? आपका उत्तर होगा भैया 9 राज्य हैं जो तट से लगे हैं। ये 9 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र। अच्छा देखिए, पानी वाला जो क्षेत्र है ना, इसको मिटाते हैं। यहाँ से शुरू होता है। ठीक, ये वाला क्षेत्र है पानी वाला, यानी भारत का जो पूरा निचला हिस्सा है ये पूरा पानी से लगा है ना। ये क्या भैया? पूरा पानी से लगा है ना। तो ध्यान दीजिएगा, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। यानी पश्चिम बंगाल तक क्या लगता है भाई? ये आपका पानी वाला क्षेत्र लगता है। पश्चिम बंगाल तक क्या होता है? पानी वाला क्षेत्र लगता है। ध्यान दीजिएगा, आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि पूर्वी तट पर कितने राज्य हैं जो तट से लगे हैं, और पश्चिम की तरफ कितने राज्य हैं जो तट से लगे हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, पूरा तो उधर होगा। मैंने कल भी बताया था कि चाहे बोर्ड हो, चाहे मैप हो, चाहे कॉपी किताब खोल के आप बैठे हैं, आपके दाहिनी तरफ क्या होगा? पूरब होगा भाई। क्या होगा? पूरब होगा। और बाएं तरफ पश्चिम होगा, और सर की तरफ उत्तर, पैर की तरफ दक्षिण। तो भैया हमारा दाहिना हाथ इधर है, तो इधर क्या होगा? पूरब होगा। यानी ये कौन सा तट कहलाएगी? पूर्वी तट कहलाएगी। और ये तट क्या कहलाएगी? पश्चिमी तट कहलाएगी। आइए देख लेते हैं, टोटल 9 राज्य तट से लग रहे हैं। 9 राज्य में कितने पश्चिमी तट पर भाई? 1 2 3 4 5। हम कहेंगे पश्चिमी तट पर कुल कितने राज्य हैं? 5 राज्य हैं। तो पूर्वी तट पर कितने बच रहे हैं भाई? 1 2 3 4। और पूर्वी तट पर कुल कितने राज्य हैं? 4। ये है भैया पश्चिमी तट पर, और ये है पूर्वी तट पर। दोनों को मिला देंगे तो कुल तटीय राज्य कितने मिल जा रहे हैं आपको? 9 तटीय राज्य मिल जा रहे हैं भाई। कितने राज्य मिल जा रहे हैं तटीय? 9 तटीय राज्य मिल जा रहे हैं। ठीक, अब यार 9 तटीय राज्य तो हो गए, लेकिन जहाँ जहाँ पानी है भैया ये पूरा तटीय राज्य है। जहाँ जहाँ पानी है पूरा तटीय एरिया है। आपसे एक प्रश्न बनता है
कि जो भारत की तट रेखा है टोटल, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, जो भारत की तट रेखा है टोटल, उसकी लंबाई कितनी है भाई? तो तट रेखा की टोटल लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर है भाई। कितना है तट रेखा की लंबाई? 6100 किलोमीटर है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कह दे द्वीपों सहित, क्या कहे भाई? कहे कि द्वीपों सहित तटीय सीमा की लंबाई, तब आपका उत्तर हो जाएगा 7516 किलोमीटर। क्या हो जाता है भैया? 7516 किलोमीटर। देखिए इसका एक्चुअल मान होता है 7516.6 किलोमीटर, तो इसको कई बार केवल 7516 ही दे देता है, या 7516.6 किलोमीटर पूरा कर देगा, या कई बार कर देता है 7517 किलोमीटर। ठीक है, तो इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना मेरे प्यारे मित्रों, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है ना। कह रहा है कि द्वीपों सहित तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है? 7516। तो जो भाई बहन अभी पहली बार आए हैं चैनल पर, अगर उनको द्वीपों सहित न समझ में आ रहा हो तो समझिएगा, कल वाली वीडियो मैंने बताया था, इसके नीचे मैंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बताया था, यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह था, है ना। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यानी ढेर सारे द्वीप हैं और ढेर सारे द्वीपों के समूह को हम क्या कहते हैं? द्वीप समूह, और इसका नाम क्या भाई? अंडमान निकोबार, है ना। तो भाई ये भी पानी में, तो भाई इसका भी तो तट होगा ना, ठीक। तो इसका पूरा तट, और यहाँ पर क्या है भाई? आपका लक्षद्वीप है। क्या भाई? लक्षद्वीप है। तो ये भी भैया जो ये भी द्वीप ही है ना। लक्षद्वीप भी क्या है? द्वीप पानी के अंदर है, पानी के से चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो भैया इसकी तट और ये पूरा तट रेखा की लंबाई को जब हम शामिल करते हैं ना, तो टोटल लंबाई कितना हो जाता है? 7516 किलोमीटर। लेकिन जब ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यानी जो हमारे द्वीप हैं उनकी रेखाओं को छोड़ दें, उनकी तट की लंबाई को छोड़ दें, तो जो केवल मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई होती है वह टोटल कितना है? 6100 किलोमीटर है। कितना है भैया? 6100 किलोमीटर है। ओके, अभी ध्यान दीजिएगा, ये समान सी बात होगी। तो मैंने तटीय रेखा की बात कर लिया, अब बच क्या रहा है? पूरा स्थलीय, है ना। हमने कहा कि भाई जो तटीय राज्य है टोटल कितने हैं? 9 राज्य ऐसे हैं जो तट से लगे हैं। कितने? 9 राज्य। अगर आपसे पूछ दिया जाए भाई अंतर्राष्ट्रीय सीमा से कितने लगे हैं, हम अंतर्राष्ट्रीय क्यों करें? क्योंकि भारत के पड़ोसी देश भी हैं जिनके बारे में अध्ययन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे, कल वाली वीडियो में करेंगे। क्लियर है? तो ध्यान दीजिए। अच्छा, अगर ऐसे कह दे कितने राज्य हैं, तो 16 राज्य लगे हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से। कितने? 16 राज्य लगे हैं। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, 16 राज्य। लेकिन अगर कहते टोटल लंबाई कितनी भैया अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की? टोटल है 15,200 किलोमीटर। कितना? 15,200 किलोमीटर पूरे स्थलीय सीमा की लंबाई है, या फिर कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है ना। लेकिन अगर कहीं कितने राज्य लगे हैं, तो भैया 16 राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, 9 राज्य जो तट से लगते हैं। क्लियर है? वेरी गुड। तो अच्छा हाँ, अगर हम जोड़ेंगे 16 9 कितना हुआ? 25 हुआ। कितना? 1 मिनट, 16 4 20 5 25 हुआ। तो भाई बाकी राज्य कहाँ हैं, उनकी चर्चा करेंगे हम कल, है ना। क्योंकि कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो न तो तट से लगते हैं, न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, और कुछ ऐसे राज्य हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा और जलीय सीमा दोनों से लगते हैं। अगर ऐसे जानना है तो ध्यान दीजिए, 16 9 कितना हो गया? 25 राज्य। अरे बोलो कितना भाई? 25 राज्य हो गया। ध्यान दीजिएगा, इधर जो गुजरात है, इधर जो पश्चिम बंगाल है, ये दोनों ना तट से भी लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से भी लगते हैं। तो इन दोनों की बार तो हम लोग तट में गिन ले रहे हैं और एक बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा में गिन ले रहे हैं। तो यानी इनकी गिनती 2 बार हो जा रही है, 2 2 4 बार। जबकि 4 बार नहीं करना, हमको करना कितनी बार है? 2 ही बार है। तो भैया 16 9 25 में से हम कितना घटाएंगे? 2 ही घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। कितना? 23 हो जाएगा। यानी 23 राज्य ऐसे हैं जो मिल करके तटों से लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगते हैं। बच रहे हैं 5 राज्य भाई। तो 5 राज्य ऐसे हैं ना जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं और न ही तटीय सीमा से लगते हैं। जैसे कौन कौन से राज्य हैं? यहाँ पर हरियाणा, बीच में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ झारखंड बगल में है इसके, और नीचे है तेलंगाना। बात समझ रहे हैं? 5 राज्य हो गए, 23 5 28 राज्य टोटल आपके हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे मित्रों, कल हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देशों पर, पड़ोसी देशों के साथ सीमाओं पर। जो भी टॉपिक है कल इसके बारे में ख़त्म कर लेते हैं। ओके, तो वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, है ना। वो शायरी वाले अंदाज में अगर कहें तो भैया क्या बोलते हैं उसको, शायरी तो ध्यान नहीं आ रही है ना, कोई बात नहीं है।
मिलते हैं कल एक नई ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ और नए एपिसोड के साथ। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद।